ये सोचने शक्ति पढ़ाई कुछ और में कथन पूर्व धारणा और तर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम इसमें बहुत कुछ जा रहा है बता देते हैं। एक है कथन पूर्व धारणा निष्कर्ष और यह होगा तर्क। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा समझने वाला सब्जेक्ट है आज, तो बढ़िया समझिएगा और नहीं तो उलझ जाइएगा। जीएस के सेगमेंट में हिस्ट्री से अत्यधिक प्रश्न आते हैं और हिस्ट्री को अगर हम 3 भागों में बांटें तो एक था आपका पाषाण काल, प्री स्टोन एज, पूर्व पाषाण काल, स्टोन एज। दूसरा जो है उतना भी नहीं जाएंगे, जहाँ आवश्यकता है उसी पे जाएंगे। एक जो है आपका क्या बोले सिंधु सभ्यता जिसके अंतर्गत आता है प्रोटो हिस्ट्री है ना। प्रोटो हिस्ट्री बताते हैं क्या क्या है और एक हिस्ट्री तो समझिएगा। ये हुआ पाषाण काल, पाषाण काल ऐसे ना, और ये हुआ आपका सिंधु सभ्यता, और ये तो इतिहास। हम जीएस नहीं पढ़ा रहे हैं, सहारा लेके हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग अगर आए तो पाषाण काल के बारे में हम लोग जानते हैं कि उस समय नाम से ही पता चल रहा है ना, पाषाण पत्थर, पत्थर होगा, फिर आपका पत्थर का हथियार का ही प्रयोग किया जाता था, जो आपका फावड़ा या और भी अनेक प्रकार के औजार के रूप में प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो सब पत्थर के ही थे। तो उस काल में इतिहासकार को यह पता नहीं था, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे लोग लिखने पढ़ने नहीं जानते थे, लिखने पढ़ने नहीं जानते थे। और उस समय का जो इतिहास लिखा गया वह वहाँ जो साक्ष्य मिले, जैसे वो आपका जो पत्थर, हम बात करें पत्थर मिला, फावड़ा कहने का मतलब यह हुआ तो वहाँ का जो आपका औजार मिला जानवर को मारने या कुछ करने के लिए ऐसा औजार मिला होगा। तो इतिहासकार को तो पता तो था ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि वस्तु देखा और उन्होंने अनुमान लगाया, उन्होंने अनुमान लगाया और उन्होंने सोचा कि ऐसा जो है रहा होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर वह पत्थर को देख रहे हैं और वह सोच रहे हैं कि नहीं लोग जो है पत्थर का उपयोग किया करते होंगे, नहीं समझ रहे हैं, इस फावड़ा को देख रहे हैं तो कह रहे होंगे कि वहां तो कहीं साक्ष्य में ऐसा लिखा हुआ तो प्रमाणित नहीं है,
लेकिन हावड़ा को देखे तो यह कह रहे हैं कि वहां के लोग यानी आपका पाषाण काल के लोग जो है हावड़ा का प्रयोग अपने हथियार का रूप में किए होंगे। तो कैसा, ये तो अनुमान लगा रहे हैं ना, वो तो अनुमान पे लिखा हुआ है। ठीक, सिंधु सभ्यता में जैसे हम लोग पहुंचे तो यहाँ के लोग पढ़ने लिखने जानते थे, पता है ना, ये पढ़ने लिखने जानते थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक जो इनके द्वारा लिखा और पढ़ा गया था जिसे समझने में हम लोग कभी कामयाबी हासिल नहीं किए। लेकिन यहाँ जो है बर्तन मिले, आपका फिर मृग मूर्तियां मिली, पुनः जो है ये आपका ऐसे हम अगर यूज करें तो समझ लीजिए जानवर मिले। ठीक, हाँ अच्छा है। अब यहाँ पे आप लोग सोचिए, अब तक लगाइएगा, सोचिए, विचार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक साथ 3 चैप्टर पे काम हो रहा है। अगर बर्तन मिल रहे हैं, ठीक, और एक जगह बहुत सारे बर्तन मिल रहे हैं, पुनः जो है यहाँ पे हम कहें कि मुहर भी मिले, यहाँ तक कि वहां आप देखे होंगे कि सिंधु सभ्यता में एक सुनियोजित ढंग से बस्ती बसाई गई है। ठीक, तो अब जो है जो इतिहासकार ने देखा समझा उसके बेसिस पे इतिहास को लिख दिया। तात्पर्य क्या कि अगर बहुत सारे पशु के अगर आवास मिल रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट सी बात हो गया कि यहाँ जो है पशुपालन हुआ होगा। क्लियर हुआ? यानी इन्होंने पशु का साक्ष्य देखा और उसके बारे में उन्होंने कहा कि पशुपालन हुआ होगा। अब सोचिए कि सभी जगह में जो आपका बस्तियां बसी हुई है उसमें आप देखिए कि अधिकतर जगह में वहां पे जो आपका बाउंड्री किया हुआ आपको मिलेगा किनारे किनारे, मतलब उन्होंने देखा कि बाउंड्री किया हुआ है और अधिकतर क्षेत्र में किया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ के जो लोग आपका बस्ती बसते थे और उसमें जो है आपका यह भी देखा गया कि जो बाउंड्री किया जाता था वो 2 पार्ट में किया जाता था। एक तरफ जो है थोड़ा कमजोर वर्ग के लोग और एक तरफ जो आपका गणमान्य व्यक्ति थे वो लोग रहते थे। लेकिन वहां पे कभी कोई तो देखा तो नहीं है ना, उस समय तो जीवन की निगत था नहीं, जो इतिहासकार थे वो तो नहीं देख के आए। लेकिन आखिर ये कैसे समझ गए? यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ उसके आधार में उन्होंने इतिहास को लिखा। तात्पर्य यह कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनका रहन सहन और यहाँ के लोगों का रहन सहन में बहुत अंतर था। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब इसी में क्या किए कि ऐसा सोचे कि नहीं, यहाँ पे जो लोग रहे होंगे वो कमजोर वर्ग रहे होंगे, जिसमें मजदूर वर्ग, किसान वर्ग एक्सेट्रा, ठीक, और यहाँ जो रह रहे होंगे यहाँ देखे कि नहीं, यहाँ के लोग का जो है शासन तरीका, रहने सहन का जो है वहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके अपेक्षा इनका स्टैंडर्ड है, तब कहे कि नहीं यहाँ जो होंगे वो धनी मानी लोग रहे होंगे। बात समझ आए? ठीक, तो इतिहासकार जो है ऐसा इतिहास लिख रहा है। आप कल्पना कीजिए कि सिंधु सभ्यता का मोहर, मेसोपोटामिया की सभ्यता उधर ठीक मिस्र में, वहां मोहर प्राप्त हुआ सिंधु सभ्यता का, ठीक, और हम लिखते सिंधु और इधर मिस्र में चल जाए तो यहाँ का मोहर जो है सिंधु सभ्यता का मोहर यहाँ प्राप्त हुआ और यहाँ का मोहर यहाँ प्राप्त हुआ। क्या निष्कर्ष निकला? व्यापार। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों सभ्यताओं के बीच में आपस में व्यापार चल रहा होगा। बात समझ रहे हैं?
यानी इतिहासकार ने यहाँ जो साक्ष्य प्राप्त हुआ उसी के निष्कर्ष निकाल के उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा सिंधु सभ्यता का इतिहास को लिख दिया। क्लियर हुआ? ठीक। अब इसमें देखिए, अब हम लोग के पास जैसे हम कहे कि जैसे अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद ये क्लास एक प्रकार से इतिहास में चला गया, क्योंकि आपने पढ़ लिया, सीख भी लिया और समझ भी लिया। तो इस क्लास समाप्त होने के बाद यह इतिहास में चला गया। ठीक। अब जब इतिहास में चला गया और इस इतिहास की बात करें तो इस इतिहास में लोग पढ़ने भी जान रहे हैं, लिखने भी जान रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जैसा कि आज का इतिहास, आधुनिक भारत कह सकते हैं, उसे लोगों ने देखा, समझा और जो था उसी को पूरा का पूरा लिख दिया। बात समझ रहे हैं? ठीक। अब इसमें हमने कहा कि जैसे ही आज आपका क्लास समाप्त होगा वो भी एक प्रकार का इतिहास ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि आपने लिखने भी जाने, पढ़ने भी जाने और उसको समझ भी बनाए। अगर हम कहें अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रधानमंत्री थे, अगर हमने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री थे, तो इसके बारे में आपने लिखा भी, पढ़ा भी और साथ साथ जैसे ही हमने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में नाम लिया, उनके बारे में आपका मन में चलने लगा कि यह अच्छे थे, बुरे थे, या वो अपने कार्यकाल में किस तरह का कार्य का आपका निर्वहन किए। यानी आपके पास एक समझ डेवलप हो गया, यानी उनके बारे में हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब इसके अनुसार से यानी आपको अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पूरा का पूरा जानकारी है। अब इसमें यह कह सकते हैं कि तब आपका रहा होगा कि आपने अगर उनके बारे में समग्र ज्ञान रहा होगा तो आप जरूर कहिएगा कि वह अच्छे थे, बुरे थे, जो नॉलेज होगा। ठीक। तो उसके आधार पर आपने कहा कि अच्छे हैं, बुरे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात यह है कि जो हमने आपका स्टोन एज के बारे में बात किया, लिखने पढ़ने नहीं जानते थे और जिसका प्रयोग किए और उसी के आधार पे उन्होंने पाषाण काल के बारे में इतिहास लिख दिया, वही था पूर्व धारणा। ठीक। यानी जो आपका दिखाई दे रहा उससे पहले की बात को बोल जाना। क्लियर हुआ? ठीक। और निष्कर्ष जो हमने देखा कि जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पे हमने इतिहास लिखा, मतलब उसके आगे की बात को हमने बोल दिया। तो समझ आया? पूर्व धारणा कहने का मतलब हुआ यह पहले का, और निष्कर्ष कहने का मतलब हुआ यह बाद का। यानी जो दिखाई दिया उसके बाद की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यही बात को दूसरे तरीका से बोल रहे हैं। और समझ आ रहा है? और तर्क का मतलब हो गया कि हमें जो है इतिहास के बारे में समग्र ज्ञान हो गया। अब इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। इसे लिखने पढ़ने का हो सकता है? नहीं ना। ठीक। तो एक चीज लेकिन आप यहाँ पे लिख लीजिए एक नोट पे, या नहीं तो इस तरह से थोड़ा सा ड्रॉ करके समझने के लिए, अपना विचार बनाने के लिए थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, अच्छा रहेगा।
समझ लीजिएगा। तो यह प्रश्न जो है देखते के साथ एग्जाम में सोल्व होना है। क्योंकि आजकल तो रेलवे का ट्रेंड चला है, 3-4 तो भाग ले ही आता है। फिर इसी से कथन, पूर्वधारणा, निष्कर्ष, तर्क, कार्यवाही, और बहुत लोगों को तो ये प्रश्न ही सब एक ही लगता है। जो प्रश्न देखे होंगे तो सब ऐसे ही लगेगा। हो गया? पूर्व धारणा लिखिएगा और पूर्व धारणा में थोड़ा सा एक नोट लिख लीजिए। पूर्व धारणा और पूर्व धारणा उसमें कुछ लिखिए जिससे कि आपको सहूलियत मिले प्रश्न को सोल्व करने में। पूर्व धारणा लिखिए और पूर्व धारणा में लिखिएगा अपने बात को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध मतलब प्रूव, सिद्ध करने के लिए कथांश में या कथन में डायरेक्ट यानी सीधा तत्व ना मिले, डायरेक्ट फैक्ट मतलब आप देख रहे हैं वही रहा होगा ऐसा मत सोचिएगा। हमने कहा कि अपनी बातों को प्रूव करने के लिए डायरेक्ट फैक्ट ना मिले तब दिए गए कथन में उनके विचार को समझकर प्रश्न का हल करना है। दिए गए विचार दिए गए क्या है समझकर प्रश्न को हल करना है। और नीचे लिख लीजिए निष्कर्ष, और निष्कर्ष में लिखिएगा प्रश्न में दिए गए कथन को सिद्ध करना होगा कि दिए गए तथ्य कथांश में प्रमाण के रूप में है। दिए गए कथन कथांश में प्रमाण के रूप में है, प्रमाण के रूप में है। हाँ हो गया। अब हम आगे चर्चा करें तो समझाने की बात करेगा हम। एक और एक एग्जांपल ले और एक मैच्योर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आप हुए, ठीक, कल्पना कीजिए और सटीक सोचिएगा। आपने कहा मैं सुंदर हूं, स्मार्ट हूं और ब्यूटीफुल, वही चीज हम लिख रहे हैं। मैं अच्छा कमाता हूं, मेरे पास घर गाड़ी है, मैं अपने परिवार का
अच्छा ख्याल रखता हूं, मेरी माताजी को एक पुत्र वधू की आवश्यकता है, पुत्र वधू की आवश्यकता है। समझ रहे बात को? कहा करना चाह रहे लेकिन एक भी नहीं बोला है। ठीक, पुत्र वधू की आवश्यकता है यदि वे व्यक्ति जो है, ये लड़का है और ये जो है लड़की से ऐसा बोल रहा है, हुआ मुझे एक लड़की की आवश्यकता है जो आपकी जैसी हो। ठीक, क्लियर हुआ? कहीं भी कहा एक चाहता क्या है, सो बताइए। क्लियर हुआ? लेकिन कभी भी कह रहा है कि मैं शादी करना चाहता हूं, नहीं। समझे? अब सुनिए, ये इतना बात बोल दिया लेकिन इसका बोलने का तजुर्बा यह था, इसका मन में यह चल रहा था कि हमें विवाह करना है। तो विवाह करना इसका पूर्व धारणा होगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। विवाह करना इसका पूर्व धारणा हुआ है, तो पहले से प्री प्लान है। अनुमान तो यही लगाया था हमें विवाह करना है। और इतना पढ़ने के बाद हमें समझ आया कि हमें तो शादी करना है, लेकिन किससे करना है? इसी लड़की से करना है। घुमा फिरा के बोल रहा है, बस मेरा। ठीक, तो यही हुआ निष्कर्ष। कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि हमें विवाह करना है। नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। एक दुर्धारणा क्या था, इसे विवाह करना है। और निष्कर्ष क्या हुआ? इतना को पढ़े, समग्र ज्ञान हुआ, तब पता चल रहा है कि विवाह जो करना चाहता है यह यही लड़की से करना चाहता है। क्लियर हुआ? ठीक, अब देखिए इस तरह का मामला है। तो निष्कर्ष क्या है, पूर्वधारणा क्या है, समझ आया? एक छोटा सा हमने सिलोजिज्म में बता रहे हैं समझाने के लिए। सभी पुस्तक पेन है, पढ़े है ना? और सभी पेन क्या देते हैं? पुस्तक तो देख दी है, कलम है, कमल है, कर देते हैं। ठीक, अब इसका अगर आपने कहा तो डायग्राम जैसे ड्रॉ किए, यह हुआ पुस्तक, पेन और यह हो गया कमल। हमने कभी भी पुस्तक और कमल के बारे में कुछ रिलेशन बतलाया, लेकिन निष्कर्ष क्या निकाले? सभी कुछ कलम कमल ना, सभी पुस्तक कमल। समझ आया? इसका मतलब हमने वो बात नहीं बोला, लेकिन भी आपने क्या किया कि सभी पुस्तक को कमल कहेंगे या नहीं कहेंगे? यही है निष्कर्ष। यानी जो आपका जो है यहाँ बात नहीं बोला गया है, लेकिन एक दूसरे के साथ जोड़ के समग्र ज्ञान का नॉलेज लेते हुए इसे एक कदम आगे चल जाना है। कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ परेशानी? और अगर इससे पहले अगर की बात हम सोच रहे हैं, इसका मतलब वह पूर्व धारणा होगा। जैसे अभी देखिए पूर्व धारणा कैसे ग्रसित कर लेते हैं आपको। एक न्यूज पेपर में एक न्यूज डेली छप रहा है, और डेली छप रहा, उसमें हमने कहा कि
मुंबई, मुंबई में जो है हवाई दुर्घटना हो रहे हैं। मतलब आज का भी न्यूज देखे कि एक दिन की मुंबई में हवाई दुर्घटना हुआ, ठीक। दूसरा दिन भी देखे मुंबई में हवाई दुर्घटना हुआ, माफी पड़ रहा है। तीसरा दिन भी देखे कि मुंबई के जो है मुंबई में भी हवाई दुर्घटना फिर से एक हो गया, ठीक। चौथा दिन देखे कि मुंबई में फिर से हवाई दुर्घटना हो गया। पांचवा दिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपके मित्र पढ़ रहे हैं पेपर, ठीक। जैसे ही बोला हवाई दुर्घटना, आपके दिमाग में क्या चला गया? क्लियर हुआ? पूर्व धारणा से ग्रसित हुए। हो सकता था कि मुंबई ना भी हो, लेकिन वो क्या हुआ, आपका दिमाग में चला गया तो वो तो मुंबई ही है, ठीक। हुआ पूर्व धारणा। क्लियर है? ठीक। हमने अब इसको समझाने के लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल और ले रहे हैं। और दूसरी बात यह भी ध्यान रखिएगा कि पहले बता ही लेते हैं, उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि हम दुकानदार हैं, हम तो कोचिंग वाला है ना, ठीक। तो मान लीजिए कि हमने कहा कि मैं अपने कोर्स में 20% का छूट दे रहा हूं, मैं अपने कोर्स में 20% का छूट दे रहा हूं, ठीक। अब सोचिए 20% का छूट दे रहा हूं। हमने कोई एक कोर्स लॉन्च किया, मान लेते हैं एसएससी कुछ का भी एक्सेट्रा, तो हमने कहा कि जितना भी उसमें आपका फी है उसमें हम 20% का जो है आपका छूट कर दे रहा हूं, जिससे कि अब आगे आपको समझना है, अब इसमें समझना है कि 20% का छूट दे रहा हूं, इसका मतलब आप हमरे जगह आगे सोचिए, तब जगिएगा। अब हमरे जगह आके सोचने का मतलब उठ के नहीं आना है, वहीं से तर्क लगाना है, सोचना है, विचार करना है कि 20% छूट दे रहा हूं, तात्पर्य यह हुआ आप मेरे जगह आए तो सोचिए आजकल कोचिंग ना मेरा नहीं बढ़िया चल रहा है, सोचिए आजकल मेरा कोचिंग बढ़िया नहीं चल रहा है, वैसा करते हैं कि 20% छूट दे देते हैं तो कुछ चले, ठीक। इसका मतलब यह हुआ जो ये जो बात सोचे मेरा जगह आके, और इस बात को देने से पहले की बात सोच लिए, मतलब उस तरह का प्रक्रिया पहले हो रहा होगा, कोचिंग में स्टूडेंट की संख्या का नहीं आना, ठीक। आपने देखा नहीं, बात समझ रहे हैं, क्योंकि आप तो पूरा का पूरा है तो नहीं ना, लेकिन आपने क्या हुआ कि यहाँ पे आए और सोचे, तर्क लगाए। हो सकता है कि कोचिंग जो है अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो क्या था? पूर्व धारणा, ठीक। अब यहीं पे सोचिए, फिर आगे बोलते हैं, आए 20% का छूट दे रहा हूं, आगे कदम क्या होने वाला है कि हो सकता है कि स्टूडेंट का संख्या में बढ़ोतरी हो जाए। अगला जो दिया 20% का छूट जो दिया वह जो है इसलिए दिया है क्योंकि स्टूडेंट की संख्या में बढ़ोतरी हो, समझे, ठीक। यानी जो 20% छूट देने के बाद जो प्रक्रिया होने वाला है, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे अधिक से अधिक संख्या में, वह कहलाया आपका निष्कर्ष, तो समझ आया? तो पूर्व धारणा क्या है, निष्कर्ष क्या है? पूर्व धारणा मतलब जो बात बोला जा रहा है उससे पहले की बात जो बोल दिया, उससे पहले जो है ऑथर क्या सोचा था, और निष्कर्ष करने का तात्पर्य यह हुआ कि जो बात बोल रहा है इसके बाद आपके साथ क्या घटने वाला है। हुआ? ठीक। अब देखिए यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, अभी प्रश्न भी होने जा रहा है, देखिए ना। हमको लगा है दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे हैं। निष्कर्ष निकल गया। देखिए आप तो सब चीज में लॉजिक हम लगा ही सकते हैं, पूर्व धारणा और निष्कर्ष पे। हम सोचिए एक छोटा सा एग्जांपल दें कि
एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। और देख भी रहे हैं हम अब क्या पूर्व धारणा और इसे क्या ग्रसित है उसको हम देखना चाहते हैं कि एक व्यक्ति के पास बाइक नहीं है, थोड़ा समझिएगा, एक व्यक्ति के पास बाइक नहीं है, जो देखे वही बतला रहे हैं, कहाँ नहीं है उसको ढूंढने नहीं जाना है, ठीक। और ये जो है ये बाइक शाम के समय में वो व्यक्ति ऐसे उसको लेके आया शाम के समय और लाया। उसके बाद क्या है कि पहला दिन उसमें कुछ काम नहीं हुआ, एक सप्ताह के बाद फिर से देख रहे हैं कि बाइक वहीं पे है, समझ रहे हैं? तब तक भी आपके दिमाग में कुछ वैसा नहीं है। अगला सप्ताह आए फिर देख रहे हैं बाइक वहीं पे है, धूल कंकड़ सब लग रहा है, थोड़ा कुछ सोचने में आप मजबूर हो रहे हैं क्योंकि आप 2 सप्ताह से देख रहे हैं। तीसरा सप्ताह जब देखे तब आपके मन में जरूर चल रहा होगा कुछ ना कुछ दाल में तो कुछ काला है, नहीं समझे? और यही चीज को अगर आप 2 महीना बाद देख दिए तो पूरा दाले काला है कह दीजिएगा, नहीं समझे? तो मन में क्या चला, गाड़ी चोरी का होगा, समझे बात? उस व्यक्ति के पास ना तो गाड़ी है ना कुछ है, शाम के समय में लाया और रख दिया है, ठीक। अब ये क्या हुआ, यह आपका पूर्व धारणा हुआ, निष्कर्ष नहीं हुआ। ये आप अपने मन से ग्रसित हुए। हो सकता है इस घटना घटने से पहले की बात आप सोच रहे हैं, कैसा हुआ होगा, ठीक। चोरी वाला गाड़ी होगा तो चोरी करके तब ना लाया अपना घर में, मान लीजिए तो चोरी तो पहले हुआ होगा ना, वो क्या था, पूर्व धारणा हुआ। तो ये चीज जो है कि मन में ग्रसित हो जाता है, ये पूर्व धारणा कर रहा है। अब दूसरी बात, हम भारत में नशा बनाने जा रहे हैं और ध्यान रहे हम मैथ का टीचर है, ज्योग्राफी का नहीं है। इधर मैथ बनाने में गड़बड़ हो जाए तो माफी दे देना। नीचे करते थे बहुत अच्छा बना है बन गया और बनाते रहिएगा। अब देखिए, एक व्यक्ति फ्रांस का और एक व्यक्ति ब्रिटेन का, ठीक। एक फ्रांस का व्यक्ति आया आपका राजस्थान, क्या देखेगा, बालू, बालू देखेगा, आया और घर गया। ये कहा ना, भारत जो है रेगिस्तानीय प्रदेश है, जो देखेगा उसी को लिखेगा। ये कह रहा है कि रेगिस्तान है, दूसरा कहा बहुत गर्मी लगता है, बाप रे बाप, वहां गया है कहाँ, तो कह रहा है कि यह गर्मीय प्रदेश है, ऐसे लिख देते हैं गर्मीय प्रदेश, ठीक। एक व्यक्ति ब्रिटेन का, उसको भेज दिए जम्मू कश्मीर, ठीक। और ये जब देखा तो पूरा का पूरा बर्फ है, अपने तरफ तो गर्मी लग रहा था, यहाँ आया तो ये गलती से लाया नहीं था स्वेटर वेटर, जितना उसका बजट था उससे अधिक का स्वेटर खरीदना पड़ गया उसका, ठीक। तो ये जब रिटर्न गया घर तो कह रहा है कि यह तो पूरा का पूरा जो है आपका
बर्फीला प्रदेश से कह सकते हैं, बर्फ है तो उसको टुंड्रा क्षेत्र क्या बोलते हैं? वही सब बोलते हैं ना, नहीं पता लेकिन टुंड्रा प्रदेश, तो मान लेते हैं कि टुंड्रा प्रदेश है, एक प्रदेश है, ये आके बोल रहा है अपने यहाँ और कह रहा है कि बहुत ही ठंडा है, ये भी बोल दिया। आप क्या है, आपने पूरा भारत का ज्योग्राफी पढ़ रखा है, आपने पूरा भारत का ज्योग्राफी पढ़ रखा है और आप जानते हैं कि भारत ना तो बहुत गर्म प्रदेश है और ना तो ठंडा प्रदेश है, यानी एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश है क्या, यही ना। ठीक, तब आपने ये जो ये लोग स्टेटमेंट दिए उसको आप क्या कर दिए, गलत कर दिए और इसी में जाके स्टूडेंट फंस गया। यानी आपको जो है पूरा का पूरा भारत के बारे में पूरा समग्र ज्ञान था, इसलिए इन लोगों के बारे में आपने क्या कह दिया, गलत कर दिया। दूसरा व्यक्ति जो है आपका भारत के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है, वो हो सकता है आपका रूस का रहा हो, वह देखा कि ये व्यक्ति गया था, रिटर्न आया, फिर रेगिस्तान बोला, गर्मी प्रदेश बोला है, तो रूस का व्यक्ति क्या समझेगा, सही बात है, क्या समझे। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका कथन दिया हुआ होगा, जो कथन दिया हुआ है उसी को सत्य मान के चलिएगा, अपने से वहां बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि नहीं जो है भारत के बारे में आपको पूरा का पूरा ज्ञान है, तो आपने पूरा का पूरा ज्ञान को जो है यहाँ पे फिट कर दिया और हमने अपने आंसर को गलत कर दिया। ठीक, यानी जो कह रहा है वही सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं, उसी के अनुरूप हमें सोचना है। यानी आपको यह कहेगा कि अगर ब्रिटेन वाला व्यक्ति कहा कि यह ठंडा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश है, तो हाँ सत्य है, यही सत्य है। क्लियर हुआ? ठीक, और इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, अब हमें तो लगता है कि इसे आप प्रश्न डायरेक्ट सोल्व हो जाना चाहिए। तो बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि निष्कर्ष अगर हम निकाले तो निष्कर्ष जो है उसका अगला कदम होगा और पूर्वधारणा उससे पहले का। तर्क के बारे में बाद विचार करेंगे जब दोनों हम लोग का काम हो जाए। ठीक, तो हम निष्कर्ष वाले कुछ प्रश्नों पे आते हैं जो आपका एग्जाम में ही पूछा हुआ है, उसको पहले कराते हैं, उसके बाद जो है आपके पास मटेरियल में दिया हुआ है उसका यूज कल करेंगे। एक साथ ही साथ एक भी बात याद रखिएगा, एक दिमाग में और चीज आ रहा है कि हमने कहा, ध्यान दीजिए, हमने कहा कि हमारे या हमारी कोचिंग संस्थान से ज्यादातर बच्चे पास होते हैं। पास मतलब नजदीक वाला नहीं, एग्जामिनेशन में पास होला, ठीक, तो पास हो जाते हैं। हमने वर्ड प्रयोग किया ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि क्या हम इसे लिख सकते हैं कि कोचिंग संस्थान से सभी बच्चे पास होते हैं, है लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ ज्यादातर बच्चे पास होते, तो हो सकता है कि 100 में 99 बच्चे पास रहे हो। क्लियर हुआ? और यहाँ हमने यह सभी देके क्या इंडिकेट कर दिया, 100, यानी पूरा का पूरा सभी पास कर गया। और कभी भी 100% सत्य नहीं होता, याद रखिएगा। मतलब 99% उम्मीद रखिएगा कि 100% कभी सत्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रहे। ठीक, हमेशा पास होते हैं, कभी तो फेल होते होंगे ना,
हम ये नहीं कह रहे हैं कि 99.99% पास होते हैं लेकिन 0.1% तो कम से कम फेल होते हैं। तो 100% कभी भी, यानी श्रेष्ठ वर्ड मतलब जो 100% कंफर्म कर दे, उसे ध्यान रहे कि उसे हम लोग को आंसर में मेजरमेंट नहीं करना है, उसे ध्यान रख के सोल्व करना है। क्लियर हुआ? अब जो है आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। शुरू करो। रहिए और चल जाए फिर आप लोगों का मटेरियल है। भाग्य भाग्य वीरों का साथ देते हैं। भाग्य जो है वीरों का साथ देते हैं। कथन हुआ, निष्कर्ष लिखिएगा। सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। दूसरा नंबर, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। दूसरा नंबर, डरपोक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। हमको बतलाइए इसमें कौन सा सही है? पहला और दूसरा गलत भी सही है ना? दोनों सही है। दोनों सही है। नहीं, डरपोक व्यक्ति कई बार मरते हैं, दोनों सही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने पूरा भारत का ज्योग्राफी पढ़ रखा है। नहीं समझे? पहला सही होता ना। क्यों ऐसा बोले? क्योंकि एक व्यक्ति फ्रांस से आया था, एक व्यक्ति ब्रिटेन से आया था, एक को लगा ठंडा, एक को लगा गर्मी। तो हमने कहा था कि पूरा का पूरा ऑथर के बेसिस पे सोचना है, और आपने पूरा का पूरा सोच दिया कि जितना ज्ञान था सबको उस पे जो है दिमाग से आप सोल्व करने के प्रति जो है कार्य कर दिए। हम लोग सब जानते हैं कि डरपोक व्यक्ति रोज रोज मरता है, चाहे वो फिल्म देखे या कुछ और देख के ही समझे, वो अलग बात है। नहीं समझे? हमने कहा जो स्टेटमेंट दिया है उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है, उसी के अनुरूप उसी के जैसा सोचना है। तो इसमें कहा गया था कि भाग्य वीरों का साथ देते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए इसी बात को दूसरा व्यक्ति जो हमने वो स्टेटमेंट दिया कि वो कभी विवाह करना नहीं चाहता, मतलब विवाह के बारे में वो नहीं बतलाया, लेकिन उद्देश्य क्या था? विवाह करना। ठीक, अब उसी के बारे में हम आगे बात करें तो भाग्य वीरों का साथ देते हैं। अब उसमें लिखा हुआ है सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। अगर भाग्य वीरों का साथ देते हैं, ध्यान रहे, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको सफलता होना, वीर क्या है? अगर हम कहें कि भाग्य जो है वीर का साथ देते हैं जो काम करेगा ही नहीं। जैसे आप ही मान लीजिए डेली क्लास आ रहे हैं, इधर से पढ़े और जाके ठीक अगला दिन आए, फिर पकड़े किधर गिरा हुआ है, फिर पहुंच गए। इसका मतलब ऐसे में कभी सफलता मिलेगा नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा एकदम सटीक बैठ रहा है तो भाग्य उन्हीं का साथ देगा जो मेहनत करेगा। इसका मतलब योद्धा या आपका कोई भी व्यक्ति वही विजय होगा जो आपका संघर्ष करेगा, लड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर में लिखा है, यानी लड़ना, संघर्ष करना एक प्रकार का क्या है? जोखिम है, यानी आपका सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। तो समझ आया? ठीक। और दूसरा नंबर कहता है डरपोक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। तो जो आपका भाग्य वीरों का साथ देते हैं, इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए पहला गलत सही और दूसरा गलत हुआ। क्लियर हुआ?
थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए आजकल सब कुछ फिट हो जा रहा है आजकल वाला में। मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। आजकल मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। हो गया, निष्कर्ष लिखिएगा। बस एक चीज ख्याल रहे, पूर्वधारणा मतलब पहले और कंक्लूजन मतलब बाद का। लेकिन वही बात को दूसरे तरीका से बोला जाएगा। पहला नंबर है मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या बढ़ती जा रही है। मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या बढ़ती जा रही है। मोबाइल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। कौन सा सही होगा? दोनों